अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए लेक्चर के साथ। अच्छा लेक्चर है, स्मार्ट लेक्चर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है। इसे हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ईयर में, जब हम यूनिट सेल को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे इनके कुछ पॉइंट्स को मैं वापस रिपीट करूँगा। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आज अब टॉपिक क्या है, बहुत आसान टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स? किस चीज़ का ऑक्साइड? स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 मतलब हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किस पीरियड का डिस्कस कर रहे हैं? पीरियड नंबर 3 का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। जिसे आपको मालूम है कि पीरियड नंबर 3 में आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जैसे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पिछला लेक्चर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं वाजे कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन, मैंने आपको करके दी थी। मैंने कहा ये क्लासिफिकेशन आप याद रखनी है, हम इसे आगे जाके टॉपिक के ऊपर इम्पोज करेंगे, तो लिहाजा ये वही है। बहरहाल फिर भी आपकी यादाश्त के लिए मैं आपको ऑक्साइड्स की डिफिनेशन लिख के दे देता हूँ। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, मतलब बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। अगर ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाए तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्साइड्स की कैटेगरी में डालेंगे। ये बात मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि बाइनरी के लफ्ज़ का मतलब क्या है, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स हो। बेशक वो एलिमेंटों की तादाद ज़्यादा और कम हो, डजंट प्रॉब्लम, ज़्यादा और कम हो कोई मसला नहीं, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड, ये बाइनरी कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है, तो लिहाजा मैं इसे क्या कहूँगा? बाइनरी कंपाउंड। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता NaOH, आप कहते हो सर क्या ये भी बाइनरी कंपाउंड है? नो, इट्स ए ट्राइनरी। ये 3 एलिमेंट इसमें है, देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। लिहाजा हम 3 एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, हम 2 एलिमेंट की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट है सोडियम, तो लिहाजा मैं इसे क्या कहूँगा? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ETC। ऑक्साइड्स का इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है, जिस स्टूडेंट ने उसको नहीं देखा है तो काइंडली उसको देखे, तो ये पॉइंट आपका और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स की। किसकी? पीरियड नंबर 3 के। हमने पीरियडिक टेबल के किसी और एलिमेंट के साथ इस वक्त हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा टारगेट है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, ठीक। पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स। अब पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के जब ऑक्साइड्स हम डिस्कस करेंगे तो कुछ मटेरियल मैं आपको एडवांस में लिख चुका हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे, ताकि हमारा वक्त बचे और वीडियो शार्ट होता जाए, ठीक। द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, देखिए पीरियड नंबर 3 में इधर लिख रहा हूँ, पीरियड नंबर 3, ठीक। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे काइंडली उसे देखे। मैंने कहा था कि पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट को आप कैसे याद रखोगे? NMAS/PSCA। मतलब N का मतलब है सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, M का मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। मतलब पीरियड नंबर 3 में ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, ठीक। तो इनमें से मैं पहले किन को डिस्कस कर रहा हूं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को। देखिए द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब पीरियड नंबर 3 के पहले 3 एलिमेंट मैंने लिए, ठीक। कंसिस्ट ऑफ जेंट स्ट्रक्चर। ये किस स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे? ये जेंट स्ट्रक्चर में मिलेंगे। जेंट बी मैं आपको पिछले लेक्चर में क्लियर करा चुका हूँ। जेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि कायनात में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनमें एग्जैक्टली एटमों को आप नहीं गिन सकते। जहाँ पे आपकी गिनती आपका साथ छोड़ दे तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाया जाता है जेंट मॉलिक्यूल, और उसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? जेंट स्ट्रक्चर। तो लिहाजा ये चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए। ये जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपको किस तरह का स्ट्रक्चर देंगे? ये जेंट स्ट्रक्चर देंगे।
जेंट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट वाज़े करूँगा। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया यहाँ पे कोई पीस, ठीक, मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोई पीस। इसमें हमारे पास अगर सोडियम के ऑक्साइड्स होंगे, सोडियम के ऑक्साइड्स होंगे, सोडियम के ऑक्साइड्स होंगे, तो वो ऑक्साइड्स एटमों की लिहाज से इतने ज़्यादा होंगे कि मैं उनको गिन भी नहीं सकूँगा कि मेरे पास एक यूनिट के अंदर कितने सोडियम ऑक्साइड हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक। लिहाजा सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर किस तरह आपको मिलेगा, जेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि ये मेटल्स है। क्या है? क्योंकि ये मेटल्स है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि ये 2, 3 आपके पास क्या कहलाए जाते हैं, मेटल्स। क्या कहलाए जाते हैं? मेटल्स कहलाए जाते हैं। यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं आपसे बुक में, कंसिस्ट ऑफ जेंट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, आयंस एंड ऑक्साइड्स आयन, ठीक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल। ये मैं आगे जाके आपको प्रूफ भी करके दूंगा कि इसका फार्मूला SI2O क्यों हो रहा है। इसका फार्मूला तो होना चाहिए SiO4 होना चाहिए, लेकिन SiO2 कैसे आ रहा है ये मैं आगे जाके आपको एक टॉपिक आ रहा है उसमें मैं आपको क्लियर करके दूंगा। 12 इसकी ज्योमेट्री किस तरह बनती? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी बनेगी, सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। मतलब ये अपने आप को इतना ज़्यादा चेन में रिपीट करेगी कि यहाँ पे हम एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है। लिहाजा चूंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो मैं इसे क्या कहूँगा? जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या कहूँगा? जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। देखिए, एज ए जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर एंड द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे एंड द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ये जो और फास्फोरस है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि आर्गान का ऑक्टेट तो पूरा है, वो आम रूटीन में कंपाउंड नहीं बनाता, तो उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे टेबल की तरफ। ये टेबल आप बुक में देख रहे हो। इस टेबल में आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स कौन से किस तरह होंगे और क्या होंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड जेंट आयोनिक है क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जेंट आयोनिक है। ये दो तो जेंट आयोनिक हुए, ये भी आपके पास जेंट आयोनिक है विद ए कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब ये भी जेंट आयोनिक है, इसमें आयोनिक बॉन्ड कुछ ना कुछ पाया जाता है लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा हम इसे कहेंगे जेंट आयोनिक विद कोवेलेंट कैरेक्टर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जेंट कोवेलेंट है, जेंट कोवेलेंट है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने एक छोटा सा आपको रिपीट करके दिखाया अभी। जबकि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के दो तरह के ऑक्साइड नॉर्मली पाए जाते हैं, ठीक। एक टेट्राफास्फोरस हेक्साऑक्साइड, टेट्राफास्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक। ये दोनों के जो स्ट्रक्चर होंगे वो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट होंगे, मतलब इनके बीच मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा लेकिन होगा मॉलिक्यूलर। ये सेपरेट यूनिट्स में पाए जाएंगे, कोई यूनिट दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक। इसीलिए अगर ये ज्वाइंट होता तो मैं इसको भी जेंट आयोनिक कहता, जेंट कोवेलेंट कहता, जबकि ये ज्वाइंट नहीं है, ये सेपरेट यूनिट में पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड, टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड, ये एक ही कंटेनर में होंगे लेकिन अलग अलग से पड़े होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे, लिहाजा मैं इसे जेंट की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर की दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। ये भी मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है, ये भी आपको कंटेनर के अंदर सेपरेट यूनिट में, सेपरेट पीस में आपको मिलेगा। डाइक्लोरो ऑक्साइड, डाइक्लोरोहेप्टा ऑक्साइड, मतलब क्लोरीन के दो तरह के ऑक्साइड नॉर्मली रूटीन में पाए जाते हैं, ये भी मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है। अब कुछ बुलेट पॉइंट्स इस पॉइंटों के मैं आपको लिखवा चुका हूं। कैसे? नंबर 1 सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
ठीक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। इसमें कौन से क्या चीज़ पाया जाएगा, हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का यहाँ पे क्या मतलब होगा, दे हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स atoms ions and has a joint structure because the arrangement is repeated in many times with a large number of particles throughout the substance, ठीक। हमारे पास ये जेंट स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे और ये इतने ज़्यादा फैल चुके होंगे कि उसमें एग्जैक्टली हमें एटमों का अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल मेनी टाइम अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, पार्टिकल मेनी टाइम को अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। और जो नॉन मेटल्स है, जो नॉन मेटल्स है, कौन से, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जैसे फास्फोरस है, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक, और क्लोरीन है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल्स, ये एक सेपरेट यूनिट में पाए जाएंगे तो मालिक्यूल होंगे। जब मालिक्यूल होंगे इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, मालिक्यूल। एंड हैव वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, देखिए मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से किस तरह के बॉन्ड से अटैच होता है, लंडन फोर्सेस, मतलब बॉन्ड तो नहीं है, ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस जो कि वीक है, मालिक्यूल टू मालिक्यूल वेरी करते हैं, ठीक। हिंस दे हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर, हिंस दे हैव ए सिंगल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज रिपीटेड, और इसके अरेंजमेंट जो है बार बार रिपीट होगी, लेकिन एक ख़ास यूनिट में रिपीट होगी, एक ख़ास पोर्शन में रिपीट होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा स्मार्ट टॉपिक किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। अब बहुत ही जल्द मैं आपको दूसरा, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड हुआ, अब मैं आपको इसका एक और टॉपिक बताऊंगा या और टॉपिक आपको समझाऊंगा, फिर ये टॉपिक आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, ये मैं आगे जाके काफ़ी डिटेल से दूंगा क्योंकि उनके टॉपिक्स आगे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किस नाम से है, कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से है। अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। मैं एग्जैक्टली आपका बलूचिस्तान कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें, दुआ मेरे लिए करते रह जाएँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।